हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम करने वाले हैं अग्निवीर फोर्स वाई ग्रुप के लिए रैगा का फुल मॉक टेस्ट। और ये जो मॉक टेस्ट होगा ना, बिल्कुल भी लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने इसको क्रिएट किया, बनाया है। और बहुत ही शानदार तरीके से, जैसे कि इस बार की एग्जाम में बिल्कुल भी पैटर्न थोड़ा सा चेंज दिख रहा था आपको। जो पिछला एग्जाम हुआ उसके अंदर क्या दिखा, ये चीज़ दिखा ना कि मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ी सी कॉम्परेटिवली थोड़े से कम आ रहे थे। जैसे पहले क्या होता था ना कि मैथ के भी 6-7 क्वेश्चन भर देते थे, जीके के बराबर कर देते थे। बट इस बार क्या हुआ, मैथ के थोड़े से क्वेश्चन कम आए हैं, जीके के ज़्यादा है। बस वही काम हमने भी यहाँ पे किया है, ठीक है। थोड़े से जीके ज़्यादा किए, मैथ कम किए। बाकी चलो, इस मॉक टेस्ट के अंदर बहुत मजा आएगा। नॉन वर्बल की ट्रिक्स मैं सिखाऊंगा आज के बाद, जो है ना नॉन वर्बल आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ये लिख के ले लो, नॉन वर्बल का टेंशन खत्म हो जाएगा। बाकी नॉन वर्बल के आगे बहुत सारी क्लासेस आएंगी, बहुत ज़्यादा सीखोगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ कि जो एक स्टडी को अभी से फॉलो करते रहेगा एग्जाम तक, 100% उसके नॉन वर्बल तो 5 में 5 सही होंगे। और मैं 5 नॉन वर्बल बनाने बताऊं, कितना टाइम लगाओगे आप? मैक्स टू मैक्स 3 मिनट्स, लेस देन 3 मिनट्स, ठीक है। 3 मिनट के अंदर आप पांचों मॉक टेस्ट, पांचों नॉन वर्बल बना के आओगे। चलो, मैं आज के सीरीज में आपको एंड में नॉन वर्बल रहता है, एंड में समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। बट अगर आप में से कोई बच्चा है वाई ग्रुप की, अगर वो डिटेल प्रिपरेशन करना चाहता है बैचेस ज्वाइन करके, तो पहले इस मॉक टेस्ट को लगा लेना। मेरा अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो हमारी बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 2025 बैच के लिए आपका बैच रहेगा स्पेस वॉरियर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, ये बैच रिकॉर्डेड बैच है, ये लाइव बैच नहीं है। लाइव बैच में क्या प्रॉब्लम होता है ना गाइज, कि सारे बच्चे एक टाइम पे आ नहीं पाते हैं, और तो फिर मतलब नहीं लाइव आने का। इसमें क्या है ना कि 10 मिनट की चीज को हम आधा घंटा पढ़ाते हैं लाइव के अंदर, और इसमें रिकॉर्डेड मटेरियल्स मिलेंगे, टू द पॉइंट बातें होंगी, कुछ भी फालतू बात नहीं। और आपको जब आप फ्री होते हो, जितनी बार क्लास करने का मन हो उतनी बार आप कर पाओगे। सारी क्लासेस पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, जिस दिन बाय करोगे उस दिन से अगले 1 साल तक ये बैच आपके ऐप पर रहेगा, A to Z स्टडी ऐप पे। इस बैच की प्राइस तो वैसे 600 है, बट अभी इसको ऑफर में हम लोग 500 रुपीज और प्लस में टैक्स, मतलब 513 या 14 रुपीज में आपको ये बैच मिल जाएगी। कहाँ पे? तो 7 पे, ठीक है। अब देखो, इस बैच के अंदर वाई ग्रुप की कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे रागा का कोई सब्जेक्ट हो। साथ में वाई ग्रुप की जो हमारी पेड पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर मिलेगा। वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट भी मिलेगा, अपकमिंग मॉक टेस्ट अगर आता है वो भी इस बैच के अंदर मिलेगा। आज हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। इजिएस्ट क्वेश्चन है कि लावणी जो है ना, निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी बताओ। तो गाइस, ये चीज याद रखना, लावणी जो है महाराष्ट्र से है। ओके, याद रहेगा। ऐसे बहुत सारे है ना, क्लासिकल डांस, क्लासिकल जैसे लोग कहते हैं ना, क्लासिकल हो गया, तो इसको हम लोग हिंदी में फोक डांस हो गया। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। ये सभी चीजें आपके एग्जाम में आती है। बाकी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, वो भी आती हैं। तो ये सभी चीजें आपको मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो। फिलहाल लावणी का क्या है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ते, इजी था ये। अब देखो, इसको ना हम आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत आसानी से बनेगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन देखने में आपको डराएगा। इतना बड़ा जीके का इतना बड़ा क्वेश्चन, कम से कम 3 महीने तक आहार में पर्याप्त विटामिन सी ना लेने से कमजोरी हो जाती है, ठीक है। वो कैसा कमजोरी भाई? एनीमिया भी हो सकता है, मसूड़ों की बीमारी और त्वचा संबंधी समस्याएं होने से कौन सा रोग होता है? अब देखो, इस सवाल को ना इस तरीके से लेंगे ना, इतना हेवी क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बट ऐसे पढ़ेंगे कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, आहार में पर्याप्त विटामिन सी नहीं लेंगे तो फिर क्या हो भाई? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी होती है। क्लियर चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। डी में आपका आंसर सही है। अब देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों का युद्ध जो है ना, ब्रिटेन और किस कंट्री के बीच लड़ा गया था? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, 7 वर्षों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। तो ये कभी कभार एग्जाम में आते रहता है सवाल, ठीक है। कब आया था? तो 1756 से लेके 1763 के बीच में ये युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, बैटल हुआ था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। किसके साथ? ब्रिटेन एंड फ्रांस के बीच हुआ था। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आगे देखो, ये ना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें 50% बच्चे ना कंफ्यूजन में गलत आंसर कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं मैं बताता हूँ। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन देता है? हु टेक्स द सैल्यूट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड एट न्यू दिल्ली, ठीक है। गाइज, यहाँ पे मोदी जी इतने चर्चा में रहते हैं ना, जहां देखो वहां मोदी जी, वहां मोदी जी, वहां मोदी जी। मोदी जी क्या है भाई? प्रधानमंत्री। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि अच्छा, लाल किला, हमारे तो मोदी जी को ही हर जगह सुनते हैं, मोदी जी करते होंगे, प्रधानमंत्री है। बहुत लोग ना डी मार देते हैं, जो आज के बच्चे हैं जिनको डिटेल नॉलेज नहीं होगा उनके बारे में कह रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा होगा अच्छे से,
उनको पता होगा कि लाल किले पर, ठीक है, या फिर लाल किले तो छोड़ो, हटाओ, लाल किला से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पैरेड के दौरान जो होता है ना, रिपब्लिक डे के पैरेड के दौरान प्रेसिडेंट क्या करते हैं भाई, सलामी देते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट। बट मैं अभी भी बता सकता हूँ, इसमें तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना, वो प्राइम मिनिस्टर उनके दिमाग में चल रहा होगा। खैर ये सी एंड ए में तो आप इजिली एलिमिनेट कर लेंगे, वो बी एंड डी के अंदर वो कंफ्यूजन चल रहा होगा। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है जीके के सीरीज का, मैं आपको ये देता हूँ, 5th नंबर, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है, बिकॉज ये ट्रेंड में रहती हैं, ठीक है, याद रखना ये ट्रेंड में रहने वाली रिवर्स है, तो यहाँ से सवाल बनता है। बताओ दिहांग और लोहित कहाँ पे। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ उससे पहले, दिहांग और लोहित से पहले, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये हमारे इंडिया का अपर जो मैप का हिस्सा है। अब ऊपर में क्या, हिमालय रीजन है, आपको पता होगा हिमालय जो है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ से जाके इधर इस तरीके से ईस्टर्न इंडिया में कर्व करता है, ठीक है। अब देखो अगर हम नॉर्थ, नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ नीचे होता है। अब हमारा ईस्ट इधर होता है ना, वेस्ट इधर होता है। हम ईस्ट से वेस्ट में कह लो या फिर वेस्ट से ईस्ट में कह लो, अगर हिमालय को डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हिमालय को कर सकते हैं डिवीजन। तो ये नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। ये हम यहाँ तक कह सकते हैं, ये नॉर्थ एंड साउथ तक हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये नॉर्थ से साउथ में डिवीजन करते हैं ना, तो हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय या फिर शिवालिक, लोअर हिमालय, जो भी है इस तरीके से डिवीजन करते हैं। बट हमसे ना वेस्ट टू ईस्ट में पूछा जाए तो भी हम ना रिवर्स के अकॉर्डिंग हिमालय को क्या करते हैं भाई, बांट देते हैं। जैसे इंडस रिवर से लेके ना सतलज रिवर, इंडस का मतलब सिंधु रिवर से लेके सतलज नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, याद रखना। और सतलज से काली रिवर के बीच के पार्ट को हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली से लेके तिस्ता के बीच में जो है ना, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तिस्ता से ना दिहांग रिवर के बीच में उसको असम हिमालय कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। कहां से, तिस्ता से और दिहांग तक, ये ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो जब असम हिमालय है तो दिहांग कहाँ पे आ रहा है, असम हिमालय के रेंज में आ रहा है, ठीक है। और दिहांग है कहाँ पे भाई, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में। तो दिहांग और लोहित किस रीजन में बहने वाली नदियां हैं, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच। तो ये ऐसे आंसर करोगे। जो चीजें मैंने अभी इस ग्राफ के अंदर बताई वो मोस्ट वीवीआई थी। कभी कभार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा ना, बताओ सतलज और काली के बीच में हिमालय को किस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय। या फिर देखो मैंने सतलज और काली के बीच का बोला ना, आपको याद होना चाहिए। मैं पूछ लूँ आपसे, जैसे तिस्ता और दिहांग के बीच में, तिस्ता ये दिहांग हो गया, ये हमारा तिस्ता हो गया, तो इसके बीच में असम हिमालय, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना होगा। और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे मॉक के दे दूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करोगे A to Z स्टडी, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ मैं रेगुलर नाइट में अपलोड करते रहूंगा, आप आराम से पढ़ते रहना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने आमरण अनशन किया और श्रवण बेलगोला में उनकी मृत्यु हो गई। मौर्य वंश के कौन किंग थे जिनकी मृत्यु जो है ना श्रवण बेलगोला में हुआ। तो सबसे पहले ये चीज जानो, ये जो श्रवण बेलगोला ये है कहाँ पे, तो अभी प्रेजेंट में कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका के अंदर है। और वहां पे किसकी मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है, जो कि मौर्य डायनेस्टी के कौन थे, फाउंडर थे, सम्राट थे सबसे प्रथम, और स्थापना इन्होंने और चाणक्य ने मिलकर की थी। आगे देखो, उस बल की माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है, ठीक है, किसी अक्ष के कारण। अब इस क्वेश्चन में मैं बोलता हूँ ना 90% बच्चे ना देखो क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, गलत आंसर करेंगे। अब यहाँ पे 90% का पता है, ऑप्शन इस तरीके से पढ़ेंगे, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, पावर, टॉर्क, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा हिंदी देखेंगे, अभिकेंद्रीय बल लगेगा ना, अच्छा ठीक है। अपने एक्सिस के चारों ओर घूम रही है, एक्सिस बल लगा, अभिकेंद्रीय बल लगा दो, क्योंकि केंद्र की तरफ बात कर रहा होगा। 90% बच्चे यहाँ पे आंसर कर रहे होंगे, और आप भी आंसर करके सोच रहे होगे क्या गलती कर दिया भाई, सच में गलत है क्या। हाँ एक्चुअली में आपने गलत आंसर किया। इसमें ये नहीं कहा ना कि किसी सेंटर के चारों तरफ कोई चीज राउंड कर रहा होगा, सर्कल कर रहा होगा, तब उस सिनेरियो में क्या होगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभी केंद्रीय बल होगा, ठीक है। बट ये कहा ही नहीं कि किसी सेंटर के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा कुछ सवाल है क्या, नहीं, वो अपने एक्सिस पे बात कर रहा है। तो अपने एक्सिस पे जो फोर्स गोल 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 घूम रहा होता है उसको हम बलाघूर्ण कहते हैं, बलाघूर्ण कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लेना, ज्यादा जल्दीबाजी में इसको लाइटली लोगे तो ये आपको लाइटली ले लेगा। आगे बढ़ते हैं।
ठुमरी जो है ना संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के अंतर्गत आती है? ठुमरी की जो है ना फाउंडेशन कहाँ से हुई थी भाई? लखनऊ से इसकी स्टार्ट हुई थी। अब बता दो। अब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपको हिंट दे दिया, मैंने बोल दिया इसकी उत्पत्ति ऑलमोस्ट लखनऊ से हुई थी। अब इसका आंसर कर दोगे। देखो, सतरिया कहाँ का है? असम का है। तो असम का लखनऊ से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अपना अलग अलग स्टेट दोनों हो गए। लखनऊ आपका यूपी की कैपिटल होगी तो वो अलग स्टेट का हो गया, असम तो अपना अलग स्टेट है ही। कथकली की बात कर ले, केरला का है ये, केरल का है, ठीक है। और मैं कथक के बात कहूंगा तो ये नॉर्थ इंडिया कहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसको दोनों कहा जाता है कथक को। भारतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैंने हिंट दे दिया। अब बोलो क्या आंसर होगा। तो मैंने बोला ना कि ठुमरी जब कहेगा तो मैंने लखनऊ से इसकी स्टार्टिंग कर दी। तो लखनऊ कहाँ? यूपी। यूपी कहाँ? कथक, ठीक है। उत्तर प्रदेश से कथक का रिलेशन है। कथकली का कहाँ से? केरल से। तो ये चीज आंसर याद रहेगा, सी हमारा सही आंसर है। 9th क्वेश्चन देखो, काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन उसको मिला हुआ है। काला नुनिया नामक एक चावल है, ब्लैक नुनिया राइस, वो किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। काला नुनिया चावल को जो जीआई टैग मिला है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, आपको याद रखना होगा। सी आंसर सही है। इसमें कुछ एरर मेरे को दिख रहा है आंसर में, मैं इसको सुधार देता हूँ। इसका सही आंसर वही होगा जो मैंने बोला आपको, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे टाइपिंग में एरर था, अभी हमने इसको इम्प्रूव कर दिया है, ठीक है। कभी कभार टाइपिंग एरर होता है, इग्नोर करो उसको, ठीक है। आंसर यहाँ पे सही बताया जा रहा है आपको, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है काला नुनिया। आगे बढ़ते हैं हम। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? देखो गाइस, 2024 में ना एक गर्ल सैनिक स्कूल इनॉग्रेट किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है श्री राजनाथ सिंह, जो कि आपके अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, चाहे आपको नेवी का एग्जाम देना हो या फिर आपको एयरफोर्स का देना हो या फिर आपको कोस्ट गार्ड का देना हो, ये किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे आएंगे। जो कि यूपी में हुआ है, यूपी के किस जगह पे भाई? वृंदावन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला है इंडिया का, और ऊपर से डिफेंस से रिलेटेड है, तो डिफेंस एग्जाम में पूछना लाजमी है इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं ना कि बताओ 26, 66 और 11 का चतुर्थ समानुपाती बताओ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 22, 66 एंड 11। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आपने रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाई है, प्लेलिस्ट के अंदर मैथ के बहुत सारे वीडियोस भी पढ़े या फिर मेरे पेड बैचेस के अंदर ही पढ़ाए। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? BC/A, ठीक है। ए क्या हमारा 22, बी क्या हमारा 66, सी क्या हमारा 11। अब b इंटू सी करना है मेरे को, 66 इंटू में क्या कर लूंगा 11/22। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, एंड ये हमारा 33। तो हमारा फाइनली आंसर मिल जाता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा 33 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही प्यारा सा चीज है, खाली ये चीज फॉर्मूला याद रखना होगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का A²/B, मीन का √A इंटू बी, थर्ड प्रोपोर्शनल का B²/A, फोर्थ प्रोपोर्शनल का BC/A। तो कंप्लीट फॉर्मूला आपकी जुबान पे होना चाहिए, बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ईजी, और हर बार एक सवाल इससे रिलेटेड पूछता ही पूछता है। आगे देखो, एक वस्तु को जब 25% की छूट पर बेचा जाता है, नगद भुगतान करने पर 28% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि रामेंद्र ने वस्तु के लिए 10,800 रुपए का नगद भुगतान कर रखा है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? भाई मेरे को नहीं पता, ठीक है। मान लेते मार्क प्राइस, मेरा मार्क प्राइस MP था, MP का मतलब मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस पे मैंने सबसे पहले 25% का डिस्काउंट दिया। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले मैंने 25% का डिस्काउंट दिया। तो परसेंट का डिस्काउंट देते हैं तो किस नंबर पर डिस्काउंट देते हैं? 100% पे डिस्काउंट देते हैं ना। इसका मतलब 100 में से आप 25 घटा दोगे, ठीक है। 100 में से हमेशा जितना बोलेगा ना कि 10%, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से जितना डिस्काउंट दे रहा है उतना घटा लो। तो 100 में से 25 माइनस कराओगे, क्या बचेगा? 75। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 75% पे बेचा, तो 75% का मतलब 75/100। ओके। अब फिर बोल रहा है इतने पर तो बेचा जाता है, लेकिन अगर आप कैश दे रहे हो ना वहां पे, मतलब आप उधार नहीं लगा रहे हो, नगद कर रहे हो एकदम भुगतान, अभी के अभी दे दो पैसा और खरीद लो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, आपको कैश पेमेंट पे 28% का और डिस्काउंट मिल रहा है। अब फिर 28% डिस्काउंट मतलब 100 में से आपको 28 घटाना होगा। तो 100 में से आप 28 घटाओगे तो क्या बचेगा? आपको 72% पर बेच रहोगे इसको, ठीक है। अब तो इतना पे आपने बेचा, तो इसके लिए सामने वाला कितना पे कर रहा है? 10,800। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,800।
ओके। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा मार्क प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, और मेरा वही तो पूछ रहा है, मार्क प्राइस बताओ भाई। ठीक है, चलो 25 के टेबल से ये 3 टाइम्स में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, ये तो क्लियर होगा ना आपको। अब 4 के टेबल से ये 72 कटेगा क्या, कहोगे ठीक है। 4 एकम 4 और 4 अठे 32, 18 बार में कट गया। अब बताओ ये 18 के टेबल से कटेगा, अब ये भी बड़ा सोचने वाली बात है, 18 के टेबल से कटेगा या फिर 3 से कटाए। तो 18 का 20 का टेबल, अगर 20 तक भी टेबल आपको याद होगा, ऐसा तो 25 तक टेबल याद रखो तो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे, ये 18 से 6 बार में कटता है 108, तो 6 पे 00। फिर आपका ये 3 से कटेगा तो ये 200। तो मैथ में ना इक्वेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। अब ये 200 में देखो ना 100 आ जाएगा, जितना प्यार से कटा सकते हो, जरूरी नहीं कि 18 से कटाएंगे, आपको नहीं भी आ रहा होगा ना तो आप दो दो के टेबल से कटाओ, लेकिन थोड़ा सा क्विकली कटाओ, फास्ट कटाओ। ठीक है, कट कराओ, कैंसिल कराओ, जो भी बोलते हो, थोड़ा सा फास्ट फास्ट होना चाहिए। मैथ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब कुछ विद्वान हमारे क्या करेंगे, अब यहीं पे 75 22 को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, फिर तो ना नहीं याद आ जाती। फालतू की चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितना कट सके कटा लो, आराम से लास्ट में बैठ के मल्टीप्लीकेशन करते रहेंगे। ठीक है, चलो इसकी मार्क प्राइस कितनी थी, 20,000। हमने डिस्काउंट दे दे के बेचा कितना में, 10,800 में। ओके, बाकी और भी इसका तरीका था, ये सबसे सिंपल तरीका, यही सीखो बनाने का। आगे देखो, एक धात्विक गोलाकार गेंद की त्रिज्या ना 3 सेंटीमीटर है। यदि धात्विक गेंद को पिघलाकर धातु की गोलाकार गेंद की आधी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले एक्स गोलाकार अर्धगोलों में ढाला जाता है। ठीक है, देखो एक्स अर्धगोलों में ढाला जाता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में क्या है ना, ये कह रहा है एक बड़ा सा बॉल है। ठीक है, क्या हमारा बॉल है, इसकी रेडियस कितनी है, 3, रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर। एक बड़ा सा बॉल है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। ओके, अब इसको हम लोग ना पिघला देते हैं। ठीक है, और पिघला के ना इसको हम लोग सेमी स्फीयर के अंदर बदल देते हैं, ऐसे अर्धगोला के अंदर बदल देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, अर्धगोला ऐसे, ये बहुत सारे अर्धगोला बन जाएंगे, बहुत ज्यादा अर्धगोला बन जाएंगे, ऐसे अर्धगोला। मेरी फिगर खराब है। अब ये कितने बनेंगे मेरे को नहीं पता, अब ये बोल रहा है कि एक्स अर्धगोला बन रहा है। तो भाई एक चीज बताओ, अगर मैं इस बॉल को पिघलाता हूँ, कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे, बॉल को अगर पिघला रहा हूँ तो इसको मान लो ये लोहे की बॉल होगी मान लेते हैं, तो लोहा जितना पिघलेगा तो उस लोहे में जितना मटेरियल यूज किया होगा तो उतने मटेरियल से ही नए नए चीजों को बनाओगे ना। तो इसका मतलब इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतनी ही वॉल्यूम सारे जितने भी अर्धगोला बनाओगे, या फिर हेमिस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, जितने भी हेमिस्फीयर बनाओगे उस मेटल का, तो उतने ही लोहे को यूज करके बनाएंगे। तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम और इन सारे को मिला के वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2 प्लस वॉल्यूम 3, मतलब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भाई। ठीक है, इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को बराबर कर दो, और टोटल एक्स हम बना रहे हैं तो एक्स मटेरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमको पता नहीं है कितने बन रहे हैं। तो उस सिनेरियो में ना हम 1 2 नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, हमको एक्स करना ही है, तो सबको सेम वॉल्यूम को कर रहे हैं तो हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स के साथ। एक का वॉल्यूम निकाल के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे के बराबर आ जाएगा। तो एक गोले का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, इज इक्वल टू। अब अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब भाई देखो एक चीज समझना, पाई पाई तो यहाँ पे कट जाना, हटाओ यहाँ पे नहीं कटाएंगे, समझाने के लिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम दोनों का नहीं, इन दोनों का रेडियस जो है ना अलग अलग है। ठीक है, आधी त्रिज्या कह रहा है, तो पहले मान लो इसका त्रिज्या 3 है, तो 3 का क्यूब करोगे 27। ठीक है, या फिर मैं इसको ना 27 लिखूंगा तो लड़के पगला जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कहाँ से 27 लिख दिए। 3 × 3 × 3 करते हैं, अभी हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, और देखो इसका हाफ तो मतलब 3/2, तो मेरे को 3/2 को ना 3 बार मल्टीप्लाई करने का होगा। 3/2 करना था, मैंने पाई लिखा। ओके, अब देखो सबसे पहला और दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पाई पाई कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये नीचे 3 3 कट जाएगा, ऊपर के ये 3 और 3 और ये 3 और 3 कट जाएंगे। ठीक है, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना था। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर के 4 में ना ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 × 2 × 2 मतलब 16। तो कितने अर्धगोले बने, 16 अर्धगोले बने। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना, वीडियो बड़ी बनेगी तो ये मत कहना कि सर इतने 50 क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन को या फिर 30 क्वेश्चन को पढ़ाने के चक्कर में आपने इतनी बड़ी क्लास को खींच दी है।
30 क्वेश्चन वैसे रहता है रागा के मॉक टेस्ट में। आपने क्लास करा दी इतनी बड़ी, रागा में तो इतना टाइम नहीं मिलता। रागा में मिलता है क्या टाइम मेरे को नहीं पता, मेरा काम है यहाँ पे डिटेल में समझाना, तो समझो कॉन्सेप्ट को। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है, सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके। आगे देखो, ये क्या कह रहा है ना कि 2 साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, ये कह रहा है ना साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू जो है ना 1 है। तो कह रहा है बताओ कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा। हम कहते हैं बहुत आसान सवाल है, आप कहते हो नहीं सर हमको तो आसान नहीं लग रहा। मैं कह रहा हूँ सुनो, इस सवाल को ना ये मत सोचो कि ये क्या है, आपको बस ये समझना कि कुछ इक्वेशन और इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन क्या है, कॉस क्या, मेरे को नहीं पता, साइन कॉस को भाड़ में जाए। मेरा सबसे पहला क्या इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होगा, जो चीज डिवीजन है बटा में है, मैं राइट साइड में ले जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएगा। मतलब मेरा ये मिलेगा 2 साइन ए माइनस कॉस ए बराबर मेरे को क्या मिल जाएगा, साइन ए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं कॉस ए, मेरे को ये मिल गया। अब सेकंड क्या होगा, ये साइन ए को ना मैं 2 साइन ए के साथ माइनस करा दूंगा, और ये जो माइनस कॉस है ना मैं इसको राइट में ले जाके कॉस के साथ ऐड कर दूंगा, बिकॉज माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन ए जब प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो मेरा क्या मिलेगा, 2 साइन ए माइनस साइन ए बराबर कॉस ए प्लस कॉस ए। तो ये 2 साइन ए में से एक से साइन ए घटेगा, माइनस हो जाएगा, तो एक ही साइन ए बचेगा। तो इसका मतलब मेरा साइन ए बच गया या फिर सीन ए बच गया, जो भी बोलते हो इसको। अब ये हो गया मेरा 2 कॉस ए हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 2 को रहने दो यहीं पे, कॉस जब नीचे से आएगा इधर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, तो कहोगे सर कुछ नहीं, साइन ए बटा में कॉस ए इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया मेरा साइन ए बटा में कॉस ए की वैल्यू होती है tan ए बराबर 2। तो भाई कॉट जब उसका उल्टा होता है ना, अब ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा tan थीटा होता है, या फिर tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉट थीटा होता है। तो मैं यहाँ पे अगर कॉट थीटा लिखूंगा या फिर कॉट ए लिखूंगा तो 2 को उल्टा कर दो, 1/2 कर दो, बेसिक सा फॉर्मूला का यूज करके। 1/2 ऑप्शन नंबर बी के अंदर है, प्यारा सा था। क्या ट्राइगोनोमेट्री का कोई कॉन्सेप्ट यूज हुआ, खाली ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ बस यहाँ पे, बेसिक सा। इधर तो हमने कुछ ट्राइगोनोमेट्री नाम का चीज किया ही नहीं, हम तो सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो डरना नहीं कि ट्राइगोनोमेट्री है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत तुच्छी सी चीज है, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो डरने वाली कोई चीज नहीं है। आगे चलो, कह रहा है ए बी सी एक काम को ना 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी के साथ पहले दिन कार्य करता है और फिर क्या ना ए जो है ना सी के साथ दूसरे दिन कार्य करता है, तो इस प्रकार आगे भी कार्य करते रहेंगे तो कितने दिन में जल्दी काम पूरा होगा। भाई देखो, पहली बात तो ये ए बी एंड सी 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में टास्क को पूरा कर दो। टोटल टास्क कैसे निकाल देते हैं, इनका एलसीएम ले लो, जितना एलसीएम रहेगा ना वो हमारा पूरा टास्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा इनका भाई, तो इनका एलसीएम हमने लिया तो हमको कितना मिल गया, लेके देखो, उतने मेरे को याद नहीं है इनका एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले ये ले जाओ इधर 5 से 220 हो गया, ठीक है, चलो हटाओ। इनका एलसीएम कितना हो गया 220, तो मेरा इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 220। अब देखो टास्क कितना हो गया 220, तो ए एक दिन में कितना टास्क करेगा, तो एक दिन में 11 दिन में कंप्लीट करता है ना, और 220 काम है, तो एक दिन में क्या करेगा 220 से डिवाइड करोगे, मतलब ये काम करेगा 20, एक दिन में 20 काम करेगा। बी को अगर डिवाइड करोगे तो बी एक दिन में 11 टास्क कंप्लीट करेगा, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने में। ए एक दिन में 11 काम करेगा और सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, यही ना। अगर हम 55 से 220 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही आना चाहिए, ठीक है। तो भाई लेकिन इस कंडीशन क्या अप्लाइड किया ना कि पहले दिन में ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, इसी तरीके से काम चलेगा। फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ए सी, ए बी ए सी, ऐसे चलेगा, ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 11 काम, बी एक दिन में 20 काम, और 20 काम कर रहा होगा एक दिन में, और बी कितना काम करेगा 11 काम। तो एक दिन में दोनों मिलके 31 टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब फिर ए जो है ना 20 काम करेगा और सी कितना काम करेगा 4 काम, तो दोनों मिलके 24 टास्क कंप्लीट करेंगे अगले दिन। मतलब 2 डेज के अंदर ना, 2 डेज में वो कितना काम कर रहे होंगे मिलके सब, तो 54 काम को कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये काम थोड़ा सा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने सिली मिस्टेक किया यहाँ पे, हमने क्या किया, इसको ऐड करके 55 होगा यहाँ पे ना, 54 नहीं होगा,
यहाँ पे 55 टास्क को कंप्लीट कर रहे होंगे वो लोग 2 दिन के अंदर। ठीक ठीक है, ये तीनों मिलके 2 दिन के अंदर 55 काम को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो भाई टोटल टास्क कितना है मेरा 220। तो 55 को मैं क्या करूंगा 220 से डिवाइड करूंगा, मेरा 8 बार में 4 बार में कटेगा, 8 बार में नहीं 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये 2 डेज के बारे में बात कर रहे थे ना, 2 डेज में। तो ये एक तो 2 डेज के लिए क्या करोगे 4 × 2 कर दोगे, 8 डेज मिलेगा। क्योंकि देखो ये 55 डेज क्या था, 55 काम 2 दिन में खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया जो हमारा भागफल आया। अगर ये 3 दिन का काम होता तो मैं 3 से करता, अगर 1 दिन का काम होता इतना तो मैं 1 से करता, अगर 6 दिन का काम होता इतना, क्योंकि ये 2 दिन का टास्क था ना 55 काम। ठीक है, 2 दिन के अंदर 55 काम, तो 4, ये 4 जो हमारा वैल्यू आया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना बनता है। तो ये पूरा टास्क जो है ना 8 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट डे वाले को बनाओगे तब जाके आसानी से बनेगा। ये जल्दी बनेगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, बट अदरवाइज आप जल्दी बनाओगे। सीरीज का क्वेश्चन है 144 171 200 फिर व्हाट 264। तो बताओ इसमें क्या किया हमने, तो इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, इसमें फिर क्या ऐड कर रखा है, इसमें क्या ऐड कर रखा है, उसी तरीके से चलना आगे। तो भाई इसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है 27। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है 29। अब देखो इसके अंदर हमने क्या ऐड करा मेरे को पता नहीं, लेकिन 27 29 मतलब 2 2 का गैप है ना, तो हम आगे चलो 31 ऐड करके देखते हैं। तो हम 200 में अगर 31 ऐड कर देते हैं तो मेरा आ जाता है 231। ठीक है, ऑप्शन में बी या डी। बट एक चीज उसको हम वेरीफाई करने के लिए चेक करेंगे कि आगे मेरे को अब 33 ऐड करना होता 2 2 के गैप पे, तो क्या हम 31 में 33 ऐड करते तो क्या मेरा 264 मिलता। ऑब्वियस चीज है, आप 231 में अगर 33 ऐड करोगे तो 264 आएगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या रहना कि एफ ओ एच बी सी के ई आर फिर वॉट, तो फिर डब्ल्यू सी वाई जे है एंड टी वाई भी एफ। तो इस वॉट के जगह पे क्या आएगा, आएगा जो भी आएगा देख लेंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख दें इसको, वॉट है एंड डब्ल्यू सी वाई जे टी वाई भी ई। देखो यहाँ पे क्या है ना डब्ल्यू है, यहाँ पे देखो टी से स्टार्ट करते हैं हम लोग एंड से स्टार्ट करते हैं। टी में पहले में क्या है ना, पहले में हमने क्या ऐड कर रखा यू बी डब्ल्यू +3। अब देखो सी में भी देखो इधर से हमने क्या ऐड कर रखा है +3 डी ई एफ, तो मतलब पहले में 3 ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले में 3 ऐड करूंगा तो डब्ल्यू में एक्स वाई जेड, तो मेरे को जेड मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग एफ के बाद क्या है, या फिर ये देखो वाई के बाद क्या है ना, फिर वाई में भी क्या है ना जेड ए बी सी 4 ऐड कर रखा है। यहाँ पे देखो के में के 11 नंबर पे होता है, वो 15 नंबर पे 4 ऐड कर रखा। तो हम यहाँ पे सी में अगर 4 ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, ये चीज बताओ। तो 3 4 7 7 नंबर पे होता है जी। ठीक है, वैसे मेरा जेड जी से स्टार्ट हो रहा है या फिर जेड से खाली ऑप्शन नंबर बी स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसको आंसर करके आगे निकालूंगा। लेकिन जेड जी से और भी ऑप्शन होते तो इस तरीके से मैं चेक करता आगे, बट मेरे को यहीं पे मिल जाता तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कह रहे हैं ना कि अगर ब्लॉक को एल बी सी ओ एन लिखते हैं, कैबिन को अगर ए सी आई बी क्यू लिखते हैं, तो सूट को क्या लिखेंगे इस तरीके से। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, हम अभी इसको देख लेते हैं। देखो बी एल ओ सी के ना हम इसको लिखते हैं एल बी सी ओ एन। ओके, हम अगर लिखते हैं ए सॉरी केविन को लिखते हैं ए से नहीं, सी ए बी आई एन को हम क्या लिखते हैं, ये हमारा बी है, और इसको हम लिखते हैं ए सी आई बी और क्यू, और हम बी को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इसको समझते हैं। देखो भाई हम बाद में देखेंगे इस सूट को कैसे लिखेंगे। इसमें एल को और बी को ऑल्टरनेट किया गया है, सी को और ओ को ऑल्टरनेट किया गया है, और सी में क्या किया गया है एल एम एन 3 ऐड कर दिया गया एंड वाले में। इसमें भी देखो के सी और ए को ऑल्टरनेट कर दिया गया, बदल दिया गया है 2 को अगल बगल वाले को, बी और आई को बदल दिया गया, एन में भी +3 कर दिया गया। यही रूल है ना, इसी रूल को फॉलो कर लो, सिंपल सा लॉजिक है। चलो हम क्या करेंगे सूट के अंदर एस यू आई टी ई, सबसे पहला काम करेंगे हम यू एंड एस को करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो यू एस बनेगा। आई टी को करेंगे टी आई मिल जाएगा, और ई में हम +3 करेंगे तो एफ जी एच मिलेगा। हमारा वैसा कोई ऑप्शन है यू एस टी आई एच, ऑप्शन ए के अंदर ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या है ना बताओ,
देखो अगर ए को प्लस कर देते हैं, बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी को माइनस कर देते हैं, डी को डिवाइड कर देते हैं, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो हमको बी को क्या कहा गया, मल्टीप्लाई कर दो, 11 मल्टीप्लाई 12 कर दो। सी को क्या कहा गया, माइनस कर दो, 1 4 4। डी को कह रहा है डिवाइड, तो चलो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ए को कहा गया प्लस, तो हम यहाँ पे 57 कर देते हैं। भाई 6 बार में कट जाएगा ये 24 से, और ये 12 11 कितना होता है, 132 होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो 132 है, -6 प्लस 57। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे माइनस नहीं कराते हैं, पहले प्लस वाले को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 189 मिलेगा, इसमें से 6 को घटाओगे 183 मिलेगा। 183 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, इनको डिफिकल्ट नहीं कहते, हम लोग इजी कहते हैं। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, आप कह सकते हो हाँ ये वाला मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखो क्या रहा ना कि आपसे Q जो है ना S के पूर्व में है, E जो है ना S के दक्षिण में है, P जो है ना Q के उत्तर पूर्व में है, और T उत्तर पूर्व में और T के उत्तर में है। यदि T Q के दक्षिण पूर्व में है, T के संदर्भ में S की क्या स्थिति है, इसको बनाओ आप एक एक करके आराम से, तब जाके मेरे से मिला ना, वीडियो को रोक लो यार। चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, Q जो है ना S के पूर्व में है, तो मान लेते हैं S अगर यहाँ पे होगा, तो इसके ईस्ट में कौन बैठा है भाई, Q। अब बोलोगे ईस्ट वेस्ट क्या होता है, मैं एक बार रिकॉल करा दूं। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ओके। लेट्स देखो S के ईस्ट में हमारा Q है, क्लियर है। अब कह रहा है E जो है ना S के दक्षिण में है, तो S के साउथ में बैठा दो, नीचे की तरफ, जस्ट नीचे की तरफ E भाई को। अब क्या रहा, P जो है ना Q के उत्तर पूर्व में है। पहली बात तो इसका देखो, किसी भी पॉइंट का उत्तर पूर्व क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट होता है, मतलब Q के साउथ नॉर्थ ईस्ट में कौन है भाई, P है। लेकिन P जो है ना T के नॉर्थ में है, तो मतलब T अगर नीचे रहेगा तभी तो उसके नॉर्थ में P रहेगा, है ना। चलो कह रहा है यदि T जो है ना Q के दक्षिण पूर्व में है, ऑब्वियस सी चीज है, साउथ वेस्ट में तो T है ही। तो कह रहा टी के संदर्भ में एस की स्थिति क्या है। अब टी से देखो आप कि एस कहाँ बैठा है, तो भाई यहाँ पे मैं इसको सीधा अगर लिखूं टी के जगह पे, मान लेते हैं अगर टी के बीच में, तो ये यहाँ से निकल के जा रहा है, मतलब ये हमारा नॉर्थ होता और ये हमारा वेस्ट होता, मतलब उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी के अंदर। तो ये तो डायरेक्शन का अगर अच्छा खासा ज्ञान होगा, या फिर आपने कहीं से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हमारी बैचेस से पढ़ लो, ये सारी चीज़ें बहुत इजीली बनोगे। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है। अब स्पैम को 36 लिखते हैं और जग को 27 लिखते हैं, तो फ्रॉक को कैसे लिखेंगे, ये क्वेश्चन ना विद इन 30 सेकेंड कौन बना लेता है वो देखते हैं। कमेंट करके जेन्युइन तरीके से बनाना कि आपको इसको बनाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। आजकल एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखो हम स्पैम में ना अगर SPAM, ठीक है, SPAM को अगर हम कुछ भी करेंगे ना 36 नहीं कर पाएंगे। अगर हम 19, ठीक है, 16 1 13 को ऐड कर लेंगे 36 नहीं बनेगा। आप जोड़ के देख लो ना, यही दोनों मिलके तो 35 बन जा रहा है। तो अब क्या उसमें 13 और 1 ऐड करोगे 14, तो ये कितना मिल जाएगा 49, ठीक है। तो वैल्यू देता ही नहीं यहाँ पे किसी भी कंडीशन में, तो इसको भूल जाओ। इसको क्या करना, अब ये चीज देखो ना, स्पैम SPAM, मैं आपको नया तरीका बताता हूँ। दूसरा वर्ड है क्या हमारा यहाँ पे, जग। तीसरा वर्ड क्या हमारा, फ्रॉक। इसके अंदर टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 4 अल्फाबेट्स। इसके अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं, बोलोगे सर 3 अल्फाबेट्स, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं यहाँ पे कितने हैं भाई, 3 अल्फाबेट्स। यहाँ पे कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 अल्फाबेट्स, नो प्रॉब्लम। तो हम 4 को ना यहाँ पे 36 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 बनेगा 9 से, ठीक है। अब ये 3 अल्फाबेट्स को ना मेरे को 27 बनाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 27 बन जाएगा। मतलब जितने अल्फाबेट्स है उसमें 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें 5 अल्फाबेट्स से मैं फिर से 9 से, दोनों में वही कांड कर रखा गया पीछे, तो हम भी वही कांड करेंगे भाई। हमारे जो पूर्वज करते हैं उसको हम फॉलो भी करते हैं, तो हम वही करेंगे, 45 बन जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही चीज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल आजकल ब्लड रिलेशन का ऐसा सवाल एग्जाम में दिए जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाओ। पहली जैसा खत्म कहानी की लाइन बाई लाइन देते हैं, खत्म तो नहीं कह सकते, किसी किसी शिफ्ट में ये डाल के टेस्ट करेंगे, बिकॉज FCAT में डालना शुरू कर दिया इन्होंने। एयरफोर्स अग्निवीर में भी जल्द देखने के मिलेगा, हो सकता है कि लेवल ईजी हो लेकिन डालेंगे वो लोग।
इसको बनाने का तरीका सीखो। अब ये सवाल देखो असली यहाँ पे पूछा गया है, ये तो डायरेक्शन दे रखा गया था इतना कि ये होता है, बट सवाल असली जो है ना यहाँ पे। पहले ना इसको समझो क्या कह रहा है। कह रहा है ये इक्वेशन है ए हैज सी डॉलर वी बी प्लस एक्स, ये दे रखा गया। तो कह रहा है ए जो है ना एक्स से किस प्रकार रिलेटेड है। हम ना एक्स से देखेंगे ए क्या लगेगा, बोलोगे महाराज इसे क्या समझ में आएगा, क्या लगेगा, हमको क्या पता है इसमें। तो यही चीज समझने के लिए तो ऊपर लिखा गया है ना, ये चार चीजें दी गई हैं। तो इन दो दो पॉइंट को पकड़ो, दो दो लोगों के बीच के डायरेक्शन रिलेशन को समझेंगे हम। ए हैज सी का मतलब क्या होता है, बोलोगे सर ऊपर में तो एबीसीडी कहीं है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम अलग है लेकिन रिलेशन साइन के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे टी एस यू के बीच का रिलेशन क्या है, टी जो है ना यू की बेटी है, टी किसकी बेटी है, तो टी जो बेटी होगी जस्ट उसके बाद जो अल्फाबेट आया होगा उसकी बेटी होगी। तो ए हैज सी का मतलब ए किसकी बेटी, सी की बेटी। तो भाई सी की बेटी कौन, ए। अब ये लड़की है तो उसको नेगेटिव पॉइंट दे दो, लड़का को पॉजिटिव पॉइंट देते हैं, ब्लड रिलेशन के अंदर सॉल्व करने का तरीका होता है। अब देखो ए और सी का रिलेशन मिल गया, हम आगे क्या करेंगे, सी एंड वी का रिलेशन देखेंगे। सी एंड वी का रिलेशन कहां से देखेंगे, इनके बीच का साइन क्या है, डॉलर। डॉलर कहां पे है, देखो टी डॉलर यू का मतलब क्या है, टी जो है ना यू का पति है, मतलब पहला वाला साइन, पहला वाला लेटर जो है ना बाद वाले लेटर का पति है। तो सी और वी में पहला लेटर क्या है, सी। सी किसका हस्बैंड हो जाएगा, वी का। तो भाई ये सी हमारा क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा हमारा, नहीं वी का, ठीक है। तो वी उसकी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली से क्लियर हो गया, वाइफ हो गई ना, अब इसमें क्या सोचना है। अब देखो v और x के बीच का रिलेशन निकालना होगा, तो v प्लस एक्स। तो v प्लस एक्स मतलब t प्लस u में क्या है, t जो है ना u की माँ है, तो पहली वाली लेटर जो है ना बाद वाले की माँ है। तो इसमें v और x में क्या होगा, v जो है माँ हो जाएगी x की, तो ये माँ हो जाएगी, तो ये इसका बच्चा हो जाएगा x, तो x नीचे आ जाएगा। अब x से मेरे को देखना है a के बीच का रिलेशन, तो ये c और v दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो उन दोनों की बाल बच्चा a और x है। तो अब या तो x लड़का होगा लड़की है, मेरे को पता नहीं है, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे को x के बारे में पूछा भी नहीं है। x की a क्या लगेगी, तो a लड़की है तो वो बहन लग जाएगी ना वहां पे, क्योंकि एक ही माँ बाप के संतान भाई बहन ही होंगे, तो a लड़की है तो बहन हो जाएगी, सिस्टर। आगे देखो 23 में क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति जो है ABCDEFG, ठीक है, 7 लोग हैं, उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी लाइन में बैठे हुए हैं, तो सीधी लाइन के अंदर बैठे। सीधी लाइन तो खींचनी थोड़ी सी मुश्किल है, यहाँ पे हम लोग स्केल लेके नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, रुको अब कल से स्केल लेके बैठना पड़ेगा, हटाओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं यही सीधा लाइन है, ठीक है। अब क्या है ना कि डी जो है ना, डी के राइट साइड में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमारा कौन सा राइट होता है, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट होता है, जिधर हमारा राइट हैंड है उधर राइट। तो मान लो 7 लोग हैं ना, तो पहले मान लो डी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो इसके राइट में सिर्फ 2 लोग बैठने चाहिए, बाकी कोई नहीं। बाकी कितने लोग बचे, 4 लोग, तो 4 लोग को हम यहाँ पे जगह बना देते हैं। टोटल 7 लोग के लिए जगह बन गया, 4 एंड 3 7। ओके आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं जी जो है ना डी का निकटतम पड़ोसी है। तो भाई जी यहाँ भी बैठ सकता है, जी यहाँ भी बैठ सकता है, दोनों में से कहीं तो भी क्लियर नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक चीज बताओ मेरे को, अगर जी को मैं यहाँ बैठा दूंगा, ठीक है, और ए को अगर यहाँ बैठाता हूँ तो इसके बीच में 3 इंसान नहीं बैठेंगे, या फिर आप ए को यहाँ पे बैठाओगे तो इसके बीच में सिर्फ 2 ही इंसान बच रहे हैं। तो इसका मतलब जी की पोजिशनिंग हमने गलत की है, यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता है। अब वो डी का पड़ोसी था, तो इसका मतलब पड़ोसी इधर भी हो सकता है, पड़ोसी इधर भी। तो यहाँ बैठाने पे जी को हमारा सवाल नहीं बन पा रहा है, तो जी को मेरे को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब जी जब यहाँ बैठ गया तो ए और जी के बीच में 3 इंसान बैठेंगे। अब इधर तो 3 इंसान का जगह है नहीं, तो इधर होगा, तो 1 2 3, इन 3 को छोड़ के यहाँ ए को बैठा दो, ताकि बीच में ए और जी के बीच में ये 3 इंसान मिल गए अपने को। ओके आगे बढ़ते हैं, बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं ना, तुमको बी का पता है ना, सी का पता है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहा है ई और सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इनका भी कुछ पता नहीं, आगे बढ़ो। एफ जो है ना जी के निकटतम दाएं बैठा है, तो एफ कहाँ है, जी के राइट साइड में, तो जी का राइट साइड इधर है। तो 4 लोग बैठ गए, 3 लोगों को बैठाना है। अब कह रहा है देखो यहाँ से बी और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो भाई यहाँ पे बी को और यहाँ पे सी को नहीं बैठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच में 2 इंसान चाहिए, या तो यहाँ बी होगा या फिर सी होगा, या तो यहाँ बी होगा यहाँ सी होगा। चलो हम एक एक को बैठा के देखते हैं। अगर हम यहाँ बी को बैठाते और यहाँ को सी को बैठाते हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा, ई जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ठीक है हमको ई यहाँ पे बैठा पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ हम सी को बैठा देते तो गलत हो जाता है, क्योंकि सी यहाँ बैठा देंगे तो ई को यहाँ नहीं बैठा सकते थे,
और यहाँ बी बैठ जाता तो और कोई जगह बचता नहीं E के लिए, इसीलिए हमारा बिल्कुल भी पोजिशनिंग ये सही है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आगे देखो, तो सवाल क्या कह रहा है, ए के निकटतम लेफ्ट साइड में कौन बैठा है बाई में, तो ए के निकटतम लेफ्ट में कौन बैठा है, लेफ्ट तो इधर होता है, सी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, 24 कह रहा है लीव लॉन्ग को मूव ए कहते हैं, और रोड इज लॉन्ग को ए सी ड्यू कहते हैं, गेम इज लाइव को कहते हैं सी मूव जेड टी। ठीक है, तो गेम को क्या कहेंगे भाई, देखो इसको ना अगर नहीं समझ में आता आपको तो चुपचाप ऐसे लिख लिया करो, लिव लॉन्ग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, म्यू ए। ठीक है, फर्स्ट लिखोगे आप, रोड इज लॉन्ग को क्या कहते हैं हम लोग, लेकिन लिखना जो भी ना सही सही लिखना, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हम लोग। ओके, एक चीज होगा हमारा यहाँ पे, गेम इज लाइव, इसको हम क्या लिखते हैं, सी मूव जेड टी। ठीक है, अब देखते हैं किसमें क्या पूछा जा रहा है। आपसे सवाल के अंदर सिंपल तरीके से पूछा गया है ना कि भाई बताओ गेम के लिए क्या लिखेंगे, तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, जो सवाल में कहा गया था हमने लिख दिया उसको। अब देखो गेम है कहाँ पे, गेम यहाँ पे, लेकिन गेम के अलावा यहाँ पे इज है, और कहाँ पे, ये देखो इज देखो यहाँ पे है, तो इन दोनों के अंदर इज सिमिलर है, कॉमन है, तो इन दोनों इसकी जो डिकोड की गई है इन दोनों की वैल्यू में कुछ सिमिलर दिख रहा है, तो देखो सी इसके अंदर है, एस आई इसके अंदर है, एस आई कट गया, एस आई कट गया, इसका मतलब इज की वैल्यू हो जाती है एस आई। अब देखो लीव यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लीव वो यहाँ पे है, लीव ऊपर वाले में है, और इन दोनों की इंग्लिश में कुछ सिमिलर है, तो म्यू, एम यू यहाँ पे भी है, एम यू यहाँ पे भी है, इसका मतलब लिव का मतलब म्यू हो गया, बच्चा जो उसका मीनिंग निकल गया, गेम का मतलब जेड टी, ऑप्शन सी। प्यार से बन गया ये सवाल, प्यार से ही बनाना एग्जाम में, कुछ भी हड़बड़ हड़बड़ करके गड़बड़ नहीं करने का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कह रहे ना 270, 241, 212, ओके लिखते हैं 270, 241, देखो वैल्यू छोटा होते जा रहा है, 212 वाट, 154, 125, वैल्यू जब छोटा हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस चीज है माइनस किया गया है कुछ। अब 270 में हम क्या माइनस कराएंगे, ये चीज बड़ा सोचने वाला बात है। 29 माइनस करा दो, फिर इसमें हम क्या 29 माइनस करा दो, ठीक है, तब हमको 212 मिलेगा, तो इसका मतलब 212 में भी हम 29 माइनस करा के देख लेते हैं। ठीक है, 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट 3 कितना है, सी का है, तो मतलब 183 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मतलब -29 का यही चक्कर चल रहा है यहाँ पे, और समथिंग कुछ भी नहीं है। ठीक है, 26 नंबर देखो, अब देखो मैं क्या था, नॉन वर्बल, ये खतरनाक लेवल का नॉन वर्बल है। ओके, ढीठ टाइप का मैं कहता हूँ इसको, एकदम निठल्ला नॉन वर्बल है जो कि एग्जाम में परेशान करता है, आपको टाइम खाता है। मैं कहता हूँ नहीं खाएगा, अभी के बाद नहीं खाएगा, इसको बनाने का सटीक तरीका अगर किसी ने बता दिया आपको ना, तो ये आपका टाइम नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। देखो जब भी देखो यहाँ पे 4 फिगर दिया हो, ध्यान से सुनना, ऐसे पूरे बर्बाद तरीके से 4 फिगर दिया हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ चल जा रहा है, ये देखो पहले ऊपर चला जाता है, फिर इधर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, क्या चल क्या रहा है, कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। तो कहोगे हाँ तो ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ये ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, तो नीचे कर देते हैं, तो नीचे देखो इन दोनों में है, किसको आंसर करे, कहोगे एफ देखो बीच में है, एफ बीच में है, अभी एफ ऊपर चला गया पे यहाँ पे, क्या लॉजिक आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, बोलोगे ठीक है चलो और देखते हैं, 3 यहाँ पे है, अभी देखो 3 यहाँ पे आ गया, फिर किस कॉर्नर पे आ गया, इस कॉर्नर पे, कुछ लॉजिक ना तो क्लॉकवाइज चलता है, ना तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ना तो राइट टू लेफ्ट चल रहा है, ना तो लेफ्ट टू राइट, चल क्या रहा है भाई, इसके अंदर चल रहा है वो मेरा ट्रिक चल रहा है। अगर मैं इसको फिगर को नंबर बांट दूं ना, 1 2 3 4 और 5th फिगर मेरे को चाहिए, तो भाई मैं फर्स्ट फिगर को देखना पसंद नहीं करूंगा जब भी ऐसा सवाल दे, मैं सेकेंड और थर्ड के बीच का रिलेशन देखूंगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग 4th को देख के 5th का आंसर निकाल लूंगा। बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी सवाल आएगा ना बड़ा सा, तो आपको सेकंड को देख के थर्ड में जो किया गया होगा वही 4th को देख के 5th में कर देना। जैसे देखो सेकंड का जो स्क्वायर स्टॉप पे था ना, जस्ट उसके नीचे भेज दिया गया है, इसका मतलब इसके स्क्वायर को भी ना हम यहाँ पे नीचे भेज देंगे, पहला काम। फिर इसके जो देखो टॉप के जो मिडिल में था ना, टॉप के जो सेंटर में था, टॉप के जो मिडिल में था, उसको देखो एंड के मिडिल में भेज दिया गया है, तो इसका टॉप के मिडिल में क्या है, ए है, तो इसके मिडिल में नीचे चला जाएगा ए, और कुछ नहीं करना। और देखो इसके राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आर था,
तो आर को देखो राइट साइड के जो ना बॉटम कॉर्नर में सबसे नीचे कॉर्नर में भेज दिया गया है। तो मतलब इसके राइट साइड के टॉप कॉर्नर में 3 है, तो सबसे नीचे उसी को भेज दो 3। ऐसा कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको इसमें, जहां पे स्क्वायर हो, ए हो, 3 हो, स्क्वायर ए 3। अब इसको ना ऑप्शन सी मिल गया, इसको आप 30 सेकंड के अंदर करके आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर करके आओगे भाई, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ आप। ओके चलो, इसको करना उसी तरीके से, इसको फिगर वाइज बांट लो 1 2 3 4 5। अगर आप मेरे चेला हो ना तो इसको वीडियो को रोको और 30 सेकंड के अंदर ना फटाक से करना बिना किसी देरी के। ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग इसका रिलेशन इससे निकालेंगे, फिर इसका इससे निकालेंगे। तो इसका टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में हमारा ट्रायंगल जो था, हमारा ट्रायंगल कहाँ गया अगले वाले में, तो देखो राइट साइड के सबसे नीचे चला गया। तो इसका जो ट्रायंगल टॉप के जब सबसे टॉप में था ना, तो उसको हम कहाँ भेजेंगे, तो राइट साइड के सबसे नीचे भेज देंगे बस। अब हमारा टॉप में जो था ना सेंटर में टी था, तो टी अगले वाले में कहाँ गया है, नीचे सेंटर में चला गया है। तो इसका टी भी टॉप में है, तो उसको भी हम नीचे सेंटर में भेज देंगे। ये कांड हमने कर दिया। ठीक है, ये चीज तो मेरे को भी ए एंड बी दोनों के अंदर दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज, इसका जो है ना एक चीज, ओ जो सबसे नीचे में था वो अगला ओ सबसे ऊपर में चला गया, तो मेरा भी ओ नीचे है, मैं भी ओ को ऊपर भेज दूंगा। ठीक है, मैं भी जीती। तो बोलोगे कौन सा बड़ा कारनामा कर लिया, ए एंड बी दोनों के अंदर है। अब बचा खुचा यहाँ पे एक्स जो सबसे नीचे कॉर्नर पे था, इसको ऊपर कॉर्नर पे भेज दिया गया, तो इसका भी एक्स सबसे नीचे कॉर्नर पे, इसको भी हम ऊपर भेज देंगे। तो ये दोनों चीजें मेरे को मिल रही हैं। अब एक चीज देखो, एस सी स्क्वायर डी, अब जो बीच वाली चीज है ना वो किसी में मैच नहीं कर रहा, वो हमेशा नया नया आ रहा है, नया नया आ रहा है। तो इसका मतलब ये डी अब फिर से रिपीट नहीं होने वाला, तो ये डी रिपीट होगा ही नहीं। बचा कौन सा, ए ना, बाकी ये सब तो फोटो मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ए यहाँ पे आंख बंद करके आंसर कर देने का। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिए होते, फटाक से आंसर बच जाता। और सबसे पहले एलिमिनेट कर लेते कि देखो बीच वाला कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो डी इस तरीके से रिपीट नहीं करता, तो बी को पहले आपको सबसे पहले हटा देना चाहिए था। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नीचे की फाइंड आउट करके सीधे सेंटर पे पहुंच जाना। 28 नंबर देखो, इसको बोल रहा है ना कि चलो ठीक है, इसमें 4 फोटो है, 5वां पूछ रहा है आगे क्या रिपीट होगा। तो भाई देखो, इसमें 1 लाइन है, इसमें 2 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, तो अगले वाले में 5 लाइन होगा, ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, तो देखो इसमें 4 लाइन है, इसमें 4 लाइन है, तो सी एंड डी को तो पहले गोली मारो, ये दोनों आंसर होंगे नहीं हमारे। ठीक है, चलो तो फिर आंसर होगा क्या। पहली बात देखो, ये जो फोटो ऐसे है ना, अगर हम इसको रोटेट कराते हैं लाइक 90 डिग्री, यहाँ से अगर हम ले जाएंगे तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और इसको हम लोग मिरर कर देते हैं, तो ये फोटो कुछ इस तरीके से देगा। मतलब देखो, इसको अगर हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे इधर से, ठीक है, तो ये कैसा मिलेगा, मेरे को ऐसा मिलेगा। और इसको फिर हम मिरर करा देंगे, तो मेरे को ये फोटो ऐसा दिख जाएगा जो कि इसके अंदर है। ओके, और फिर इसको हम 90 डिग्री रोटेट कराएंगे, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, डजेंट मैटर। ठीक है, 90 डिग्री कराओगे तो मेरे को ये ऐसा मिलेगा, और फिर मैं इसको मिरर करा दूंगा नीचे की साइड से, तो मेरे को ये बिल्कुल भी उलट जाएगा। ओके ना, तो वही काम कर रखा गया इसको 90 डिग्री, हमारे पास ऐसा फिगर है, पहले 90 डिग्री घुमाओगे तो मेरे को ये ऐसा फिगर मिलेगा। लेकिन अब इसको मिरर करूंगा तो इधर का जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, इसका ऊपर नीचे आएगा, तो मेरे को ये फोटो मिलेगा कुछ। ठीक है, ऊपर से ए एंड बी के अंदर कौन सा फोटो है इसमें, तो बोलोगे सर बी के अंदर है। ठीक है, और 5 लाइन, ऑप्शन नंबर बी, 5 लाइन को भी ध्यान देना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ऐसे वाला फोटो है तो ए डी भी हो सकता था, वो नहीं, ये 4 लाइन ही है ना इसके अंदर। आगे देखते हैं 29 में। अब देखो ब्लास्ट को ना एल बी पी टी एस एस एल बी पी टी फिर एल एस सी टी पी लिख रहे हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज पूछा जा रहा है आपसे। देखो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लास्ट है ना, तो फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको। अब देखो बी क्या है ना, देखो या तो फर्स्ट में है या तो सेकंड में, फिर कहाँ गया, थर्ड में। ओके, अब फिर आगे हमारा बी की एंट्री नहीं है, बी खत्म हो गया है। तो सबसे सिमिलर चीज को देखो जो कांड कुछ कर रहा है इसके अंदर, इसके अंदर कांड जो कर रहा है ना वो एल कर रहा है। देखो एल या यहाँ पे सेकंड में है, एल यहाँ पे देखो फर्स्ट में है, एल यहाँ पे सेकंड में है, एल यहाँ पे फर्स्ट में है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपना फर्स्ट सेकंड को जमा के बैठा है, कोई है क्या, बोलोगे है। एक चीज और है, टी है, ये लास्ट से ना, लास्ट से देखो अगर हम कहें ना, ये 5 नंबर पे है, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 4 नंबर पे, एल और टी पे ध्यान देने का है। ये बस आगे पीछे हो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे।
अब यहाँ पे L 1 नंबर पे है तो आगे L 2 नंबर पे होना चाहिए, और यहाँ पे T 4 नंबर पे है तो आगे T 5 नंबर पे होना चाहिए। तो ये चीज पकड़ लो। तो T देखो 5 नंबर पे यहाँ पे है, L 2 नंबर पे यहाँ पे है। T देखो 5 नंबर पे यहाँ पे है, L 2 नंबर पे यहाँ पे है। बाकी D एंड C के अंदर, D एंड A के अंदर वैसा कुछ कांड हो नहीं रहा, तो B एंड C हमारा आंसर हो सकता है। हो सकता तो है, लेकिन क्या होगा ये चीज भी सोचने वाली बात है। एक चीज और देखो, S क्या कांड कर रहा है, इस पे ध्यान दो। S को यहाँ पे देखो, अगर एक लाइन के अंदर हम लोग 5 पोजीशन बना देना, 1 2 3 4 5, तो S की शुरुआत हुई थी देखो 4 से, अगले वाले में गया वो 5 पे, देखो 5 पे, अब फिर उसके बाद कोई जगह नहीं बचा ना, तो आगे से जंप करके 1 पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सेकंड पे चला गया, मतलब एस इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो अगला कहाँ जाएगा, थर्ड पे जाएगा। तो थर्ड नंबर पे एस कहाँ पे है, बी के अंदर, इसमें तो फर्स्ट पे कर दिया, कोई लॉजिक ही नहीं है वहां पे एस का, ठीक है। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है हमारा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा चीज है, बहुत जल्दी बन जाएगा, उम्मीद है आसानी से बना लोगे। ये डार्क पार्ट था, ये खाली है, ये डार्क है तो आगे वाला डार्क वाला नहीं चाहिए मेरे को, खाली वाला चाहिए। तो सी एंड डी को तो ऐसे ही गोली मार दो, तो ए एंड बी बचा हमारा, क्लियर है। अब देखो ये दोनों क्या आते हैं राइट साइड में, ये दोनों ऊपर, ये हमारा लेफ्ट साइड में, अभी नीचे जाने का है, तो नीचे कहाँ पे है, बी के अंदर है। बस इजी था, कहानी खत्म। कमेंट करके ईमानदारी से बोलना टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मैं टाइम बहुत ज्यादा लेता हूँ बनाने में, समझाने में, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिटेल से समझो और इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से समझो। क्वेश्चंस के लेवल में अच्छे लेके आता हूँ, ताकि एग्जाम में आपको आ जाए ना सामने से, तो डरना नहीं है, फोड़ देना है। और इस बैच में पढ़ लोगे एक बार, प्रैक्टिस कर लोगे एक बार हमारे साथ, फोड़ क्या होगा। इस बैच से पढ़ो, यूट्यूब से प्रैक्टिस करो, और हमने कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं पीडीएफ, वहां से प्रैक्टिस करो। बैच में वाई ग्रुप में सिलेक्शन फिक्स है आपकी, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।